गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र को कवर कर रहे हैं और ये हमारा जो चैप्टर 2 है वो चल रहा है। हम बिल्कुल अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से कवर करते आ रहे हैं और रिजल्ट भी हम लोगों को बढ़िया मिल रहा है। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में देखिए, हम ये जो प्राथमिक आंकड़ों की जो संकलन की विधियाँ थी वो कितनी थी, वो 4 विधियाँ होती हैं। ठीक है, उन 4 में से हम 3 को इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए पिछली वाली जो इससे पिछली वाली वीडियो हैं उनमें हमने प्राथमिक आंकड़ों के बारे में जाना, द्वितीयक आंकड़ों के बारे में जाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आंकड़े किसे कहते हैं। ठीक है, और जो 3 जो विधियां हैं इससे पहले की जो विधियां रही हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो इन जो इससे पहली वाली जो 3 विधियां उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी उनका रहा। तो अब ये लास्ट वाली विधि है प्राथमिक आंकड़ों की। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों वाली विधियां चल रही हैं, तो ये लास्ट है। इसके बाद हम द्वितीयक आंकड़ों वाली विधियों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये विधि कौन सी है। इस विधि का नाम है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह करने वाली विधि। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली की एक सूची जारी करता है, एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, उस लिस्ट के माध्यम से, उन अनुसूचियों के माध्यम से वो सूचना संग्रह करता है। ठीक है, और सूचना संग्रह करने के आधार पे वह आंकड़ों को एकत्रित करता है। ये जो विधि है ये चौथी विधि है किसकी, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की, संकलित करने वाली। तो चलिए अब हम जानते हैं आखिरकार ये विधि है क्या, प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह वाली विधि। ठीक है, चलिए इस विधि में अनुसंधान करता, ध्यान से सुनते जाना है, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से हम आपको बिल्कुल अच्छे से हर वर्ड्स को, हर मतलब सब कुछ को क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, टाइम को नहीं देखना है, आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है। चलिए, इस विधि में अनुसंधान करता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है और इस प्रश्नावली के आधार पर 2 प्रकार से सूचना एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो ये जो वाली विधि है, इस विधि में जो अनुसंधान करता होता है, जो जांच करता होता है, वो सबसे पहले भाई उनका ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, इसको देखिए, अनुसंधान के उद्देश्य, मतलब उनका उद्देश्य क्या है भाई, उनका उद्देश्य है कि आंकड़े जारी करना, आंकड़े एकत्रित करना। तो आंकड़े उनको अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो अनुसंधान करता होता है वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली जारी करता है, प्रश्नावली तैयार करता है। ठीक है, और इस प्रश्नावली को दो तरीके से वो सूचना एकत्रित करने के लिए यूज करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, अब वो 2 तरीके कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक है डाक प्रश्नावली विधि और दूसरी है गणक विधि या अनुसूची विधि। ठीक है, ये क्या है, गणक विधि या अनुसूची विधि। आप इसको या तो गणक विधि बोल लीजिए या अनुसूची विधि बोल लीजिए। ठीक है, अब इन 2 विधि हैं, प्रश्नावली विधि में के अंदर भी 2 विधि हैं, एक डाक प्रश्नावली विधि है, एक गणक विधि या अनुसूची विधि है। ठीक है, ये 2 हैं। अब देखिए जो प्रश्नावली जो विधि है, इसको हम पहले तो आप प्रश्नावली वाली विधि को समझ लीजिए। इसमें क्या है, जो अनुसंधान करता होता है वो प्रश्नावली यानी प्रश्नों की एक लिस्ट जारी करता है और उस लिस्ट को वो डाक के द्वारा, जो मतलब कौन जिससे वो प्रश्न पूछता है, ठीक है, उसके वहाँ पे पहुँचा देता है, यानी सूचना दाता के वहाँ पे पहुँचा देता है। ठीक है, सूचना दाता उसको अनुसूची को भरता है, उन आंसर्स का, उन क्वेश्चंस का, उन प्रश्नस का उत्तर देता है और उसका आधार पर वो एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये सब आगे आने वाला है, इसको समझते हैं। मेनली क्या है कि इसमें प्रश्नावली तैयार की जाती है और उन प्रश्नावली को भैया वो जो आंसर देता है, कौन देता है, सूचना दाता देता है। ठीक है, आंसर देता है, उन्हीं आंसरों का आधार पर, मतलब वो क्या है, वो सूचना प्राप्ति का एक तरीका है। ठीक है, और उन्हीं सूचना का आधार पर वो आंकड़े तैयार कर लेते हैं। मेनली ये प्रश्नावली विधि यह है। ठीक है, चलिए अब इस जो प्रश्नावली विधि में है, एक तो डाक प्रश्नावली विधि, एक गणक विधि या अनुसूची विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं डाक विधि पर। ये डाक विधि क्या है, ठीक है, डाक विधि की हम बात करें, देखिए इस विधि में
प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्ति के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? डाक के द्वारा भेज दी जाती है। क्या? प्रश्नावली। ठीक है, और प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है। ठीक है, जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए किए जाते हैं। ठीक है, तथा सूचना देने वाले को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या है कि जो ये डाक विधि है, डाक विधि क्या है भैया? ये प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आने वाली एक और विधि है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डाक विधि में क्या है, जो अनुसंधान करता होता है वो क्या करता है भैया? वो एक प्रश्नावली तैयार करता है, और इस प्रश्नावली को तैयार जो उसने की, इसको वो डाक के माध्यम से किसको पहुंचा देता है? वो जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, सूचना दाता को वो भेज देता है, यानी सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास इस प्रश्नावली को वो भेज देता है। और जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है उसको विश्वास दिलाने के लिए, क्या कराने के लिए? विश्वास दिलाने के लिए वो एक पत्र भी साथ में भेजता है। डाक के साथ में जो वो प्रश्नावली भेजता है उसके साथ में एक पत्र भी भेजता है, ताकि उसको ये लगे कि जो वो सूचनाएं दे रहा है उसकी सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, ताकि उसको कोई खतरा ना आए। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो सूचना देने वाला होता है, जिसके पास प्रश्नावली भेजी जाती है, उसको ये विश्वास भी दिलाया जाता है एक पत्र के माध्यम से कि आपसे जो सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं हम लोग, वो गुप्त रखी जाएंगी, यानी आपको कोई दिक्कत आने वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और साथ में जो पत्र होता है उसमें जांच के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया जाता है कि हम इन उद्देश्यों के लिए आपसे सूचना ले रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो सूचना एकत्रित करने का उद्देश्य जो भी है, वो सारे उद्देश्य उस पत्र में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली उसके पास भेज दी जाती है। ठीक है, अब जो सूचनादाता होता है, ठीक है, वो प्रश्नावली को अपने आंसर में, मतलब उस प्रश्नावली जो प्रश्न होते हैं उसमें, उन प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, उन क्वेश्चंस का क्या करता है? उत्तर देता है। ठीक है, और उत्तर लिखकर वापस उसे अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। ठीक है, मतलब डाक के माध्यम से प्रश्नावली को भेजा जाता है और अनुसंधानकर्ता उसको भेजता है। ठीक है, फिर वापस जो सूचनादाता होता है उत्तर लिखकर वापस उसको अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है, और उसके बाद आने के बाद अनुसंधानकर्ता क्या करता है? आंकड़ों, इन सूचनाओं के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है, आंकड़े संकलित करता है। ये है डाक विधि। अब आपको पता चल गया है कि डाक विधि क्या है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी उपयुक्तता की बात करते हैं। ठीक है, ये मतलब कहाँ कहाँ पे इसकी उपयुक्तता है, कहाँ कहाँ पे ये सूटेबल करती है। ठीक है, उनको हम समझते हैं। देखिए, चलिए, उपयुक्तता की हम बात करें तो इस विधि का प्रयोग तब उपयुक्त होता है, नंबर 1, जब अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो। ठीक है, अब विस्तृत होगा, ठीक है, तो ये मतलब इसका जो यूज होता है ज़्यादातर जब वहाँ पे होता है जहाँ पर जो क्षेत्र है जो विस्तृत हो। ठीक है, उसके बाद सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो। भाई सीधी सी बात है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है उसका शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रश्न होते हैं, उन प्रश्न का उत्तर दिया जाना जरूरी होता है, प्रश्नों का उत्तर दिया जाना जरूरी होता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन दे सकता है? लिखित, वो भी लिखित देना होता है। वो कौन देता है? जो शिक्षित होता है, जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, तो इस सूचना देने वाला व्यक्ति का शिक्षित होना भी इसमें जरूरी है। ठीक है, सिर्फ सूचना देने वाले का ही नहीं, जो अनुसंधान करता होता है उसका भी शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि वो भी तो प्रश्न तभी ना बना पाएगा जब उसको नॉलेज होगी, तब वो शिक्षित होगा। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि इसमें शिक्षित होना जरूरी है इस वाली विधि में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके गुणों पर, यानी मेरिट्स पर। ठीक है, प्रश्नावली वाली जो विधि है इसके गुण क्या हैं? ठीक है, तो गुण की हम बात कर लेते हैं। इसके निम्नलिखित गुण हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, मितव्ययिता की हम बात करें, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन की हम बात करें। ठीक है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन प्रश्नावली विधि में बहुत कम खर्च होती है, यानी जो धन है, जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, वो सही दिशा में बनी रहती है, क्योंकि वो कम खर्च होती है, धन बहुत कम खर्च होता है, समय और परिश्रम भी बचते हैं, यानी समय भी कम लगता है और परिश्रम भी
बहुत कम लगती है, मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका एक गुण है। दूसरा इसकी मतलब मौलिक यानी ओरिजिनल, इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचकों द्वारा दी जाती है। ठीक है, जो सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं स्वयं सूचकों द्वारा दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। तीसरा जो इसका गुण है वो है विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र के बारे में ऊपर ही मैं बता चुका हूँ कि विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र से आंकड़े संकलित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या, ये इसके गुण हैं 3, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, इसी तरीके से पूछते हैं कि प्रश्नावली विधि के किन्हीं कुछ गुणों का वर्णन कीजिए या प्रश्नावली विधि के दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी तरीके के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अवगुणों पर यानी दोषों पर। इसके दोष कौन कौन से हैं? ठीक है, डीमेरिट्स पर। ठीक है, चलिए इसके बहुत सारे दोष हैं। अब दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला दोष है इसका उदासीनता। अब उदासीनता का मतलब क्या होता है? लेक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उदासीनता, उदास की भावना आती है इसमें। उदास रहना, हताश रहना, निराश रहना, इस तरीके की भावना इसमें आती है। वो कैसे आती है देखिए, इस विधि का एक अवगुण यह है कि सूचना देने वाले अधिकतर व्यक्ति उदासीनता के कारण प्रश्नावलियों को वापस नहीं भेजते हैं, वो डरे हुए होते हैं। मतलब जैसे कि प्रश्नावली आपके पास जा रही है, प्रश्नावली क्या है भैया? बहुत सारे प्रश्नों का एक मतलब एक तरीके से सूची है, और उस सूची में आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उन उत्तरों को देने से मतलब डर जाते हैं। ठीक है, मतलब नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब उदासीनता की जो भावना है वो इसमें बनी रहती है। ठीक है, तो प्रश्नावली को उदासीनता की वजह से वो वापस ही नहीं भेजते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको डांक कर दी है, क्या अनुसंधानकर्ता ने उसको डांक कर दी है प्रश्नावली, लेकिन उसने प्रश्नावली का उत्तर देकर वापस अनुसंधानकर्ता को नहीं भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके की भावना इसमें बनी रहती है, ये इसका एक दोष है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उदास रहते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जो भर कर वापस नहीं भेजते हैं, और उनमें से अनेक अपूर्ण होती हैं। मतलब यही बात है। और बहुत सारे अगर कुछ भेज भी देते हैं तो वो पूर्ण नहीं करते हैं, अपूर्ण होती है, ये कंडीशन भी इसमें आ जाती है। तो ये भी इसका क्या है, एक दोष है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोचशीलता का अभाव। ठीक है, लोचशीलता का अभाव कैसे है? इस विधि में लोचशीलता नहीं पाई जाती है, क्योंकि अपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लोचशीलता का अभाव भी इसमें देखने को आपको मिलेगा, लोचशीलता नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि सूचनाएं अपूर्ण होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना कि बहुत सारे जो व्यक्ति उदास होते हैं प्रश्नों को उत्तर देने से, तो वो अपूर्ण सूचनाएं दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन क्या कर देती है, मतलब इसका गुण इसके दोष को दर्शा रही है। ठीक है, अब सीमित उपयोग ये भी इसका एक दोष है। ये क्या है? ये भी इसका एक दोष है। दोष कैसे है कि सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज, इस विधि का उपयोग सीमित है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल शिक्षित व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है भैया, इसमें जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो ही आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, वो ही सूचनाएं दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अनपढ़ लोग इनको नहीं कर सकते हैं। इनका जो यूज है, इस विधि का जो यूज है, इस विधि का जहां तक प्रयोग हो सकता है वो एक सीमित है। ठीक है, वो लिमिटेड है। ठीक है, उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता है, उसको शिक्षित व्यक्ति ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, पक्षपात। ये भी इसका एक क्या है, ये भी इसका एक दोष है। दोष कैसे? यदि सूचकों में पक्षपात की भावना होगी तो अशुद्ध सूचनाएं उपलब्ध होंगी, सीधी सी बात है। अब जो सूचनाएं देने वाले होते हैं, ठीक है, अब प्रश्नावली आपने भेज दी है, लेकिन वो प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, और उसका जो उत्तर होना चाहिए था वो उत्तर वो नहीं लिखे हैं, और उसमें वो कुछ गलत सूचनाएं ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया था, उनका प्रश्न समझ में नहीं आया तो, और उन प्रश्न समझ में नहीं आया तो मतलब आंसर वो देंगे तो गलत भी दे सकते हैं। अगर गलत आंसर दे दिया तो मतलब पक्षपात की भावना उनमें आ जाएगी। या फिर मान लीजिए 4 क्वेश्चन सेम आपने भेज दिए, और चारों के बारे में चारों व्यक्तियों ने अलग अलग, चारों सूचनादाताओं ने अलग अलग भाव, अलग अलग विचार अपने दे दिए, अलग अलग आंकड़े बता दिए, अलग अलग जानकारी दे दी। सॉरी इसके लिए।
तो इस तरीके से अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो जो आंकड़े होते हैं उनका अशुद्ध होना, यानी सूचनाएं, जो सूचनाएं होती हैं उनका अशुद्ध होना, मतलब ये भी इसका एक दोष है। अशुद्धता की भावना इसमें आ जाती है अगर पक्षपात की कंडीशन आती है तो। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या ये इसके सभी क्या है, दोष हैं। दोष और गुण तो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इनको मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप इन पे मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है शुद्धता की कमी। ठीक है, जो पांचवा जो इसका दोष है वो है शुद्धता की कमी। ठीक है, इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता की कमी होती है, क्योंकि कई बार प्रश्नावली सावधानी से तैयार नहीं की जाती या प्रश्नों की जटिलता के कारण उनके उत्तर गलत दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया, मतलब किसी को प्रश्न समझ में नहीं आया है, लेकिन वो प्रश्न को कुछ और समझते हुए, उसको सही से ना समझते हुए उसका गलत आंसर दे देना। ठीक है, या फिर जो प्रश्नावली जो जारी करता है यानी अनुसंधान करता, वो सावधानी पूर्वक उसको तैयार नहीं कर रहा है। अगर सावधानी पूर्वक उसने प्रश्नावली तैयार नहीं की तो जो सूचनादाता होगा, जो उत्तरदाता होगा, वो उत्तरदाता तो उस प्रश्न के आधार पर ना उत्तर देगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं तो मतलब जो शुद्धता है उसकी कमी आ जाती है, मतलब शुद्धता नष्ट हो जाएगी, यानी अशुद्धता आ जाएगी। ठीक है, सूचना की अशुद्धता बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये भी इसका एक दोष है। ठीक है, अब हम इनके दोषों के बारे में समझ चुके हैं और इसके गुण के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, उपयुक्तता के बारे में समझ चुके हैं। अब जो इसकी दूसरी विधि है, ये अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सी विधि थी, डाक विधि। और डाक विधि किसके अंतर्गत आ रही है, प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गणक विधि पर। अब सबसे पहले गणक विधि की हम जब बात कर रहे हैं तो गणक को आप समझ लीजिएगा। गणक क्या है, देखिए, गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े संकलन में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं, और इन गणकों को अनुसूचियां भरवाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे सही प्रश्न पूछे तथा अनुसूचियों को शुद्धता पूर्वक भर सकें। अब इससे आपके क्या समझ में आया, मतलब जो ये गणक होते हैं ना, गणक, ये पहली बात तो अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। दूसरी बात ये क्या करते हैं, जो प्रश्नावली होती है और प्रश्नावली में जो अनुसूचियां भरनी होती है उन अनुसूचियों को भरने का काम करते हैं। तीसरी बात, ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे वो सही प्रश्न पूछे। अगर सही प्रश्न पूछने की बात हो रही है तो जो गणक होंगे वो सही प्रश्न पूछेंगे। अनुसूचियां को शुद्ध भर सके तो अनुसूचियां भरने का काम करते हैं। ठीक है, और गणकों को अनुसूचियां भरने के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, और अनुसंधानकर्ता की ये मदद भी करते हैं। गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अनुसंधानकर्ता की मदद करता है। अब आपको समझ गया है कि गणक है क्या, आप सभी लोग। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। गणक विधि के बारे में जान लेते हैं। इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। ठीक है, आप प्रश्नावली विधि पढ़ रहे हो तो प्रश्नावली आपको तैयार करनी पड़ेगी, चाहे वो गणक विधि हो या डाक विधि हो। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली विधि के अंदर ही आप गणक विधि और डाक विधि को पढ़ रहे हो, ना कि अलग अलग विधि नहीं है, ये प्रश्नावली विधि के अंदर ही आ रही है। तो इसलिए चाहे आप गणक विधि पढ़ो या डाक विधि पढ़ो, प्रश्नावली आपको तैयार दोनों विधियों में करनी पड़ेगी। ठीक है, इन प्रश्नावलियों को लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक स्वयं जाते हैं। अब जो सूचनाएं देने वाले व्यक्ति हैं, जो सूचना दाता है, उनके पास गणक स्वयं जाते हैं, खुद जाते हैं। ठीक है, अब तक क्या था, वहां पे डाक के माध्यम से जो प्रश्नावली है उसको भेज दिया जाता था, लेकिन अब प्रश्नावली के साथ साथ गणक जो होता है, गणक खुद जाता है कहाँ पे, जो सूचना दाता होता है, जहां से वो सूचना एकत्रित करता है, यानी अनुसंधान क्षेत्र में जाता है। कहाँ जाता है, अनुसंधान क्षेत्र में जाता है। कौन, गणक। ठीक है, याद रखना, गणक विधि में। और इस प्रकार की प्रश्नावली जो गणक स्वयं सूचकों से प्रश्न पूछकर भरते हैं, अनुसूचियां कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अतएव इस विधि में गणक संबंधी व्यक्तियों से पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरते हैं। ये क्या कह रहा है, ये विधि कह रही है कि गणक जो विधि है, इसमें जो गणक होता है वो अनुसंधान क्षेत्र में जाता है, मतलब सूचना जहां से वो एकत्रित करता है, सूचना वाले क्षेत्र में जाता है, और सूचना
जिससे वो एकत्रित कर रहा है, यानी सूचना देने वाला सूचना दाता से वो सीधा संपर्क करता है, और सीधा संपर्क करने से वो क्या करता है, उनसे प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछने के आधार पर जो सूचना दाता होता है, जो वो उत्तर देता है जिस प्रश्न का, उस प्रश्न के आधार का जो उत्तर होता है, उस उत्तर के आधार पर वो अनुसूचियों को भरता है, और अनुसूचियों भरने के बाद उन अनुसूचियों में जो भी सूचनाएं उसने एकत्रित की, किसके माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्न पूछने के माध्यम से जो जानकारी जो सूचना उसने प्राप्त की, उसके आधार पर वो आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़े जारी करते हैं। इस विधि को कहते हैं गणक विधि। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है? गणक क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई डाउट है तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी उपयुक्तता पर। इसकी उपयुक्तता क्या है? देखिए, उपयुक्तता की हम बात करें तो इनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी क्या है, उपयुक्तता है। ठीक है, सभी की ये जो सेम है, ये कंडीशंस ज़्यादातर सेम है कि इनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। ठीक है, जिनसे संबंधित, अब देखिए जिनसे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष है, वे अनुभवी और व्यवहार कुशल हैं। ठीक है भैया, इसमें अनुभवी होना जरूरी है, व्यवहार कुशल होना जरूरी है भैया, क्योंकि सीधा संपर्क अगर सूचनादाताओं से एक अनुसंधान करता है तो अनुसंधानकर्ता को अनुभवी होना चाहिए, क्योंकि उनको अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, व्यवहार कुशल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि एक सूचना लेने वाले व्यक्ति के सामने मुझे किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से मुझे उस सूचनादाता से प्रश्न करने हैं। ये सारी बातें पूछने का जो एक तरीका होता है, जो व्यवहार होता है, वो किसके अंदर होना चाहिए, वो गणक के अंदर होना चाहिए। गणक इनमें निपुण होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होना जरूरी है, तभी आप ये जो गणक विधि है इसको आप सफल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद गणकों को अपने क्षेत्र के सूचकों की भाषा, रीति रिवाज, स्वभाव का भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। तो इसके जो उपयुक्तता वाले जो फीचर है वो ज़्यादातर सेम है। ठीक है भैया, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से मिल रहे हो, आप लोग अगर किसी से मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसकी भाषा के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसके रीति रिवाजों के बारे में पता होने चाहिए, आपके उसको स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपके उस क्षेत्र के नियम नीति कंडीशंस, उस क्षेत्र के रीति रिवाजों, भाषाओं, बोली चाली, रहन सहन, खान पीन आदि के बारे में ज्ञान होगा, तभी आप उनसे सूचना एकत्रित कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब का होना भी जरूरी है। व्यवहार कुशल होना जरूरी है, अनुभवी होना कुछ जरूरी है। तो मतलब ये सभी जो फीचर्स हैं ये सेम है। ठीक है, इनको आप कंपेयर कीजिएगा एक दूसरे से। ठीक है, आपको रटना नहीं है, समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी गुण पर। गणक विधि के गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके भी बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहला विस्तृत क्षेत्र, ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि इस विधि द्वारा काफ़ी विस्तृत क्षेत्र से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, उन व्यक्तियों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जो निरक्षर है। ठीक है, निरक्षर का मतलब जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, जो कैसा है, अशिक्षित है, उनसे भी क्या कर रहे हैं, उनसे भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं इस विधि के माध्यम से। किसके माध्यम से? गणक विधि के माध्यम से। जबकि डाक विधि के माध्यम से अशिक्षित से सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। निरक्षर से डाक विधि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, जबकि गणक विधि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके शुद्धता वाले पर। देखिए, शुद्धता, इस विधि में शुद्धता पाई जाती है। ठीक है, शुद्धता पाई जाती है क्योंकि योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी गणकों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुसूचियां भरी जाती हैं। अब इस ऊपर मैंने आपको बताया था, जो गणक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद वो क्या करते हैं, वो सूचना एकत्रित करते हैं, वो प्रश्नावली तैयार करते हैं, उनको सारा ज्ञान होता है, तभी जाके वो ये सब कर पाते हैं। तो इसलिए जो शुद्धता है वो बनी रहती है। शुद्धता की जो भावना है वो एक तरीके से शुद्धता आंकड़ों में, सूचनाओं में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जो इनको एकत्रित करते हैं वो योग्य होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, उनको अनुभव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत संपर्क की।
ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क, ये भी इसका क्या है, इससे रिलेटेड भाई देखिए क्या है। व्यक्तिगत संपर्क इसका एक गुण है, ठीक है। इस विधि में गणकों को सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क रहने के कारण जटिल प्रश्नों को के शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए जो जटिल प्रश्न होते हैं, अगर आप उनको लिखित भाषा में भेज रहे हैं तो उनको जो सूचनादाता होता है उनको सही से नहीं समझ पाएगा। अगर आप आमने सामने बातचीत उनसे कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं, व्यक्तिगत संपर्क है, तो अगर जो प्रश्न आपका है वो समझ में भी नहीं आया तो वो उसको प्रश्न को पहले समझेगा और समझने के बाद उसको उत्तर देगा, और उसका जो उत्तर देगा वो शुद्ध होगा और विश्वसनीय होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत संपर्क भी इसका एक क्या है, गुण है। इन सबको आप याद करिए। निष्पक्षता, निष्पक्षता, इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें डाक विधि में पक्षपात की भावना की ज़्यादा मतलब कंडीशंस बनी रहती है, लेकिन इसमें निष्पक्षता की भावना, ठीक है, इसमें पक्षपात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में तो कुछ विपक्ष में होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पूर्णता की बात हम इसकी करें तो इस विधि में पूर्णता पाई जाती है, क्योंकि गणक द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त किए जाते हैं। उसमें अपूर्णता की भावना पाई जाती है। कौन सी में, डाक विधि में, इसमें पूर्णता की भावना पाई जाती है। ये इनके दोष हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनके अवगुण पर बात करते हैं। अवगुण कौन कौन से हैं, देखिए। जो ये गणक विधि है, एक तो ये क्या होती है, ज़्यादा खर्चीली होती है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा धन लगता है, ज़्यादा समय लगता है, और ज़्यादा क्या लगता है, ज़्यादा धन, ज़्यादा परिश्रम और ज़्यादा धन, परिश्रम और ज़्यादा समय, तीनों चीज़ इसमें ज़्यादा लगती हैं। क्यों लगती हैं, क्योंकि भैया व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाओगे तो आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, ठीक है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये इसका दोष है, ये इसके अवगुण हैं। कौन सी विधि के, कौन सी विधि के अवगुण हैं, ये हैं गणक विधि के, ठीक है। गणकों की उपलब्धता, इस विधि का एक मुख्य अवगुण यह है कि योग्य गणकों की कमी होती है, इसलिए सही आंकड़े एकत्रित करना कठिन हो जाता है। जो गणक होते हैं, जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं इस विधि में, ठीक है, उनकी कमी होती है, ठीक है भैया। पहली बात तो गणक जो होते हैं उनको सूचना देने के लिए क्या करते हैं, प्रशिक्षण, मतलब उनको पहले से ही मतलब उनको क्या कर रहे हैं कि उनको पहले प्रशिक्षित कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, ठीक है। और प्रशिक्षित करने के बाद तब उनको इस मतलब आंकड़ा सूचनाएं ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब जो ये गणक होते हैं इनकी एक तो पहले से ही कमी होती है, और अगर उनको प्राप्त कर लिया जाता है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, वो भी एक महंगी पड़ जाएगी, ज़्यादा समय लगता है। मतलब शिक्षित होना भी, गणक का शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उपलब्धता की कमी इसमें बनी रहती है, ये भी इसका एक क्या है, दोष है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करें तो समय की, इसमें अधिक समय लगता है, इसमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है। अधिक समय लगता है कि भाई आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। निजी अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयुक्त, ठीक है। निजी अनुसंधानकर्ता का मतलब, निजी अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयुक्त मतलब जो प्राइवेट, एक तरीके से खुद के लिए जो करता है, जो अनुसंधान करता होता है, ठीक है, उसके लिए अनुपयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं, इस विधि द्वारा आंकड़े संकलित करने पर खर्च बहुत होता है, इसलिए यह विधि निजी अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त है। यह विधि सरकार के लिए अधिक उपयुक्त है। भैया इसमें बहुत सारे पैसे, गणक रेडी करना, फिर गणकों के प्रशिक्षण की सुविधा करना, फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पैसा, मतलब समय, मेहनत, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। फिर सूचना एकत्रित करने के बाद फिर उनको अनुसंधानकर्ता के पास लाया जाता है। अनुसंधानकर्ता फिर उनकी जांच पड़ताल करने के बाद, तब जाके डिस्कशन करने के बाद तब वो आंकड़ा जारी करते हैं। तो मतलब एक जो निजी अनुसंधान जो करता होता है उसके लिए अनुपयुक्त हो जाता है, ठीक है। अब पूर्ण तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण तरीके से अनुपयुक्त हो जाएगा, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर हो जाता है, ठीक है। वरना भैया बहुतों के पास तो ऐसा है कि बहुत अच्छा खासा पैसा है, उनके लिए अनुपयुक्त थोड़ी ना है। चलिए अब हम बात करते हैं
जो इसका पांचवा जो दोष है वो है पक्षपात। पांचवा दोष क्या है? पक्षपात। कि यदि गणक पक्षपात पूर्ण हुए तो आंकड़ों की शुद्धता नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? आंकड़ों की शुद्धता नहीं रहेगी। कभी कभी कंडीशंस कैसे आ जाती है? ऐसे आ जाती है कि जो गणक होते हैं उनमें पक्षपात की भावना आ जाती है। अगर पक्षपात की भावना आती है तो शुद्धता नहीं रहेगी। ठीक है, अब ऊपर हमने बात की थी, देखिए ये थोड़ा मतलब समझिए, ध्यान दिए, ऊपर हम बात कर चुके हैं शुद्धता की, ठीक है, लेकिन नीचे हम बात कर रहे हैं कि इसमें शुद्धता नहीं रहती है, वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए गणकों में जो है कंडीशंस की जो अगर ऐसी आ जाती है कि उनमें पक्षपात की भावना आ जाएगी तो वहाँ पे अशुद्धता बन जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे इंडिकेट करी गई है तो इसलिए इस तरीके की कंडीशंस आएगी तो ये इसका एक दोष का रूप भी धारण कर सकता है, शुद्धता वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये सब आपको समझते हुए चलना है। तो आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल। तो देखिए, अब हम प्राथमिक आंकड़ों के जो संकलन की विधियां हैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पर? जो अच्छी प्रश्नावली जो जारी करते हैं, वो अच्छी प्रश्नावली जारी करने के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उनकी जो मतलब क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम द्वितीयक आंकड़ों पर बात करेंगे। देखिए, मैं बहुत अच्छे से एक एक फैक्ट को आपको कवर कराते आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, हम लोगों को भी खुशी होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इनका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप पहले आपको कमेंट करना पड़ा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो कमेंट के आधार पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको किसी को पर्सनल में चाहिए, तो वो कमेंट कर दीजिए, उसको मैं पर्सनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।